लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन कैसे करेगी, यानी कि देखो पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया कि डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होगा, चीजें ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रही है, सारा हमने पढ़ लिया। डाइजेशन वाला टॉपिक तुम्हारा डिलीटेड है, नीट के अंदर नहीं आने वाला, ठीक है। लास्ट 2 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारे कहीं ना कहीं रह गए थे, ना तो इनके वीडियो है हमारे पास, ठीक है। आज तक पढ़े नहीं होंगे तुमने अभी तक। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 2 चीजें साथ चलती हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। हर बार हमने सुना होगा कि आपकी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है अच्छा या बुरा, वो हार्मोन्स की वजह से, हंस रहे हो तो हार्मोन्स की वजह से, रोई जा रहे हो तो हार्मोन्स की वजह से। हो सकता है लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चल रही है जिसकी वजह से रोना पड़ जाए, जैसे कि नीट का एग्जाम अप्रोच कर रहा है, लेकिन हार्मोन्स ही इंड्यूस करते हैं सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल में क्या होगा कि वो इतना फास्ट कंट्रोल नहीं है बॉडी में। यदि एकदम से कोई चीज आपने करनी है तो वो न्यूरल कंट्रोल के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? न्यूरल कंट्रोल, न्यूरॉन्स कराएंगी। जैसे कि तुम एक्टिवा चला रहे हो, है ना, फैन नहीं चला सकते, ठीक है, तुम एक्टिवा चला रहे हो और एकदम से सामने से मच्छर आ जाए तो तुम क्या करोगे भाई? हार्मोन्स आपकी बॉडी में काम करें फिर तुम उसके लिए रिस्पॉन्स करो, ऐसा कुछ सोचोगे? नहीं, तुम्हें इमीडिएटली एक्शन लेना होगा, तुम्हें इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। और इमीडिएट एक्शन के लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन से काम नहीं चलता, काम चलता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन से। किससे काम चलेगा? न्यूरल कोऑर्डिनेशन से। कोई कंफ्यूजन? तो न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे तरह की न्यूरॉन्स है जो काम करती है, लेकिन हमें स्टिक रहना है एनसीईआरटी से, क्योंकि नीट की हम यह बात करें, एक एक लाइन बेटा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोशिश करेंगे एक चैप्टर हम रोज करें, किसी किसी दिन 2 चैप्टर की रीडिंग भी कर लें जैसे हमें टाइम मिलेगा। अब टाइम नहीं है फाइनली, है ना। चलो रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। रीडिंग थोड़ी बोरिंग होती है लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि लगी पड़ी है हमारी। एज यू नो the functions of the organs and organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. homeostasis मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको मेंटेन करना, उसके लिए आपकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है? रिएक्शंस होती हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। समझ आ रही बात? दिमाग और मैं बोल रही हूँ ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चला रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में सब कोऑर्डिनेट कर रहा है। जिस टाइम यहां से सिग्नल आने बंद हो गए ना बेटा, कुछ नहीं बचेगा जिंदगी में। क्लियर? पैरालिसिस में ऐसा ही होता है, आपके ऑर्गन सही है, कोई इंजरी थोड़ी लगी है वहां पे, कोई चोट थोड़ी लगी है हाथ पैर में, लेकिन पैरालिसिस हो गया क्योंकि आपके न्यूरल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, मीन्स बैलेंसिंग, हर चीज का बैलेंस होना बॉडी के अंदर। Coordination is the process through which 2 or more organs interact and complement the functions of one another. Coordination का मतलब है कि तुम्हारे जितने पड़े वो सारे आपस में मिलजुल के काम करें। तुमने देखा हार्ट बीट फास्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं किडनी का फंक्शन भी एनहांस हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है। तुमने देखा कि आपका ब्रेन का कॉर्टेक्स रीजन या मेडुला रीजन या पोन्स रीजन कहीं ना कहीं उनको क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट करके बैठा हुआ है, सारा कुछ वहीं से मेंटेन हो रहा है। क्लियर? हार्मोनल कंट्रोल में भी ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक या उससे ज्यादा ऑर्गन जब आपस में इंटरेक्ट करके, बातचीत करके पूरी बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ये। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज। तुम भागी जा रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है तुम्हारी बॉडी के अंदर फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, ताकि मस्कुलर एक्टिविटी को एनहांस कर सको। क्लियर? नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। डिमांड एनर्जी की बढ़ी, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एटीपी, वो भी बढ़ेगा। तो साथ साथ कितनी सारी चीजें बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाएगी फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए, तो पूरा मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड फ्लो बाय द ब्लड वेसल्स, तो सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, जब फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू द नॉर्मल कंडीशन, धीरे धीरे वो नॉर्मल पे आ जाती है। ठीक है। Thus, the functions of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercise. तो ये सारा coordination में है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है। ठीक है। जैसे हम 2 लोग, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
मैंने स्लो छोड़ दिया तो तुम खत्म, तुमने छोड़ दिया तो भी खत्म, आउटपुट विल बी जीरो, आउटपुट विल बी जीरो। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही काम बनेगा यहाँ पे। चलिए, इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। सिंक्रोनाइज का मतलब है तालमेल बिठाना। हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन दो चीजों की वजह से होता है, एक तो न्यूरल सिस्टम, दूसरा हार्मोनल सिस्टम। वही लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूरल सिस्टम क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। जब भी आपको जल्दबाजी में, जल्दी में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है तो हमारा न्यूरल सिस्टम काम करता है, क्योंकि ये हर सेल के साथ कनेक्टेड है ना? समझ आ रही है बात? लेकिन समझो ध्यान से, क्या न्यूरॉन हर सेल के साथ कनेक्टेड हो सकता है? बोल तो दिया हमने कि सेल के साथ कनेक्टेड है, बट हर सेल तक पहुंचना इज नॉट पॉसिबल। तब आपका कौन सा सिस्टम काम करेगा? हार्मोनल सिस्टम, क्योंकि हार्मोन्स ब्लड में जाके, और ब्लड तो हर जगह जा रहा है, क्लियर? तो वो हर सेल तक पहुंच जाता है, क्लियर? क्विक है ये, लेकिन हर एक जगह नहीं पहुंच पाएगा, राइट? चलिए, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। किसके थ्रू करता है? हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स पहले ब्लड में जाएंगे और टारगेट ऑर्गन पे जाके काम कर देंगे वो। In this chapter, you will learn about the neural system of human, mechanism of neural coordination, like transmission of nerve impulse, कैसे ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होने के बाद एक से दूसरी नर्व में कैसे जाए, उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब न्यूरल सिस्टम बोले जा रहे हैं, तो ये न्यूरल सिस्टम है क्या? ठीक है, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम किसका बना हुआ है? न्यूरॉन्स का। किसका बना हुआ है? न्यूरॉन्स का। विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं अलग अलग तरह के स्टिमुलस को। स्टिमुलस मतलब कोई भी एनवायरमेंट इफेक्ट, ठीक है? चलिए, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें बड़ा ही सिंपल रहता है। जैसे कि हाइड्रा के अंदर देखा गया, सिर्फ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। जो तुम्हारे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहीं से उठ के आते हैं, क्लियर? सो हाइड्रा में क्या मिला? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, जहां पे ब्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्रेन। हाइड्रा में क्या ब्रेन प्रेजेंट था? नहीं था। सिंपल सिस्टम था, नेटवर्क प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी? नेटवर्क। अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गेंग्लिया, गेंग्लिया यहाँ पे न्यूरल सिस्टम को, न्यूरॉन्स को ही बोला हुआ है, मतलब पेड़ को बोला हुआ है। न्यूरल टिश्यूज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? न्यूरल टिश्यूज। द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। हम हैं वर्टिब्रेट्स और हमारे अंदर मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, क्लियर? नेक्स्ट है बेटा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है सीएनएस, दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। क्या है? एक है पीएनएस, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। बात करेंगे सीएनएस की। सीएनएस में आती हैं दो चीजें, एक तो आपका ब्रेन, दूसरी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। प्रोसेस भी करती है, कंट्रोल भी करते हैं चीजों को। पीएनएस में क्या है? सारी नर्व्स आ जाएंगी, जो सिग्नल लेके भी जा रही है, लेके भी आ रही है। सारी न्यूरॉन्स किसमें, नर्व्स किसमें आ जाएंगी? पीएनएस में। तुम्हारी खोपड़ी यानी कि ब्रेन, खोपड़ी के अंदर जो तुम्हारा दिमाग है वो, और तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। ये दोनों किसमें आएंगे? सीएनएस में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर में कौन काम कर रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरी पे, बाउंड्रीज पे कौन काम कर रहा है? नर्व्स, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स है, नर्व्स है सारी, तो एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट सिग्नल लेके आ रही है, इफरेंट सिग्नल लेके जा रही है। देखिए, पढ़ते हैं इसको। पीएनएस में दो तरह की चीजें हैं, एक है हमारे एफरेंट फाइबर्स, दूसरा हमारे क्या है? इफरेंट फाइबर्स। तो भाई एफरेंट फाइबर जो हैं वो टिश्यू से, यानी कि ऑर्गन से सीएनएस तक। सीएनएस क्या है? या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। तो टिश्यू से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जो लेके जाए वो क्या है? एफरेंट। टिश्यू से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाए, एफरेंट। अब ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया, कोऑर्डिनेट किया कि क्या हो रहा है, सिग्नल वापस भेजेगा। तो वापस भेजने के लिए कौन सी फाइबर्स है हमारे पास? इफरेंट फाइबर्स। क्या है? इफरेंट फाइबर्स। कोई कंफ्यूजन? तो भाई ब्रेन से टिश्यू तक ले जाने के लिए कौन सी फाइबर्स? इफरेंट फाइबर्स। टिश्यू से ब्रेन तक ले जाने के लिए एफरेंट फाइबर्स, राइट? नेक्स्ट, पीएनएस को हमने दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया है फिर से। एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। पहला क्या है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा क्या है?
ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले करती है इंपल्सेस सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम तक। स्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डियां, हड्डियां वॉलेंट्री मसल्स हैं। क्या है ये मसल्स? तीन तरह की पढ़ी होंगी ना तुमने, स्केलेटल यानी कि वॉलेंट्री मसल्स, उसके बाद स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री एंड द कार्डियक मसल्स, वो मसल्स जो हार्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। विद द ऑटोनॉमिक, वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक जो न्यूरल सिस्टम है वो इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक। ठीक है, सीएनएस से स्केलेटल मसल यानी कि वॉलेंट्री तक जो लेके जाए वो हमारा क्या है? एसएनएस। क्या है? एसएनएस। और उसके अलावा हमारा दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम यानी कि एएनएस। क्या है? एएनएस। एएनएस कहां से कहां तक सिग्नल? सीएनएस से इनवॉलेंट्री, सीएनएस से इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री दो हैं, कौन कौन सी? स्मूथ एंड कार्डियक, स्मूथ एंड कार्डियक। कोई कंफ्यूजन? ऑल ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एएनएस के फिर से पार्ट दे दिए, एएनएस के फिर से पार्ट ध्यान से समझो। जो तुम्हारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, कई बार वो फटाफट तेजी से काम करते हैं, नॉर्मल से तेज काम कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, उनको कम करने की जरूरत है। और कई बार वो धीरे काम करे तो उनको तेजी से काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो तेज करने के लिए होंगे तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। एएनएस के पार्ट है, इसके पार्ट है। और एएनएस क्या काम करती है? ट्रांसमिट करती है सिग्नल सीएनएस टू इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री ऑर्गन के फंक्शन को एनहांस करना हो, क्या करना हो? एनहांस, इंक्रीज करना हो तो कौन काम करेगा? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इंक्रीज कर देता है एक्टिविटीज। उसको कम करना हो तो पैरासिम्पैथेटिक। कोई कंफ्यूजन? उसके अलावा हमारा दिया हुआ है विसरल नर्वस सिस्टम। क्या दिया हुआ है? ये क्या है भैया? इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, fibers, ganglia, plexus, by which impulses travel from the CNS to the viscera. viscera मतलब जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उसके अलावा आपकी बॉडी में पेरिफेरी पे ऑर्गन्स मतलब मसल्स होती है एक तरह से। क्या होती है? मसल्स। अब उन तक सिग्नल कौन लेके जाएगा? विसरल। जो भी आपके इसके अलावा अदर ऑर्गन्स है ना, वो आपकी बॉडी का विसरा है। क्या है वो आपकी बॉडी का? तो उन ऑर्गन्स तक जो सिग्नल लेके जाए वो विसरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? नर्व्स प्रेजेंट है, फाइबर्स प्रेजेंट है, गैंग्लिया प्रेजेंट है, प्लेक्सस प्रेजेंट है। समझ आ रही बात? ये जो लास्ट टाइम है तुम्हारा, इसमें जितनी ज्यादा एनसीईआरटी रीड कर सकते हो करो। डेली 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तुमने बायो के। 360 मार्क्स की बायो आनी है। बायो को टाइम दो, कम से कम 4-5 घंटे देने ही देने हैं। ठीक है, डेली की 2 घंटे की तो रीडिंग करनी है, ज्यादा करनी चाहिए वैसे तो तुम्हें, लेकिन कम से कम कितने घंटे? 2 घंटे। उसके बाद 2 घंटे क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन गलत होंगे, फिर दोबारा एनसीईआरटी। तो नोट्स ये वो अब कुछ नहीं पढ़ना। उस टॉपिक के नोट्स पढ़ सकते हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, समझ नहीं आ रहा, देख लें, एनसीईआरटी से नहीं हो पा रहा, उसमें नोट्स पे चले गए रट्टा मारने के लिए, वापस आ जाओ एनसीईआरटी पे। जितनी एनसीईआरटी रीड करोगे उतना बेटरमेंट मिलेगा, उतनी ज्यादा चीजें अच्छी होंगी। समझ आ रही है बात? क्योंकि सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीड करना बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, चलो। प्लेक्सस बेटा जो इनको कंट्रोल करते हैं, जो कनेक्शन पॉइंट है हमारे इसके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट। अब न्यूरॉन है क्या? न्यूरॉन बेटा आप पढ़ते आए हो बचपन से अपने, मतलब 9th से तो शुरू हो ही जाता है। ठीक है, न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या है ये? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर 3 मेजर पार्ट है, 3 मेजर पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। क्या रह गया? नर्व एंडिंग। क्या रह गया? नर्व एंडिंग। अब तुम जब ड्रॉ कर रही हो एक न्यूरॉन को, तुम नर्व एंडिंग बना रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या नर्व एंडिंग को पार्ट माना? तो समझो ध्यान से, क्या कितने पार्ट है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अपना दिमाग चला के मत आना, जो एनसीईआरटी कहती है उसको मूर्ख बन के एक्सेप्ट कर लो, चाहे वो गलत कह रही है चाहे वो सही कह रही है, तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना है, यही तुम्हारा देवता है। ठीक है, नेक्स्ट। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज, सर्टेन ग्लैंडुलर बॉडीज, जिसमें निजल्स ग्लैंडुलर होते हैं। देखो भाई ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है, क्या है? विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब जो एक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज रहती हैं वो है। इसके अलावा क्या है? इसमें ग्रैन्युलर बॉडीज हैं, दानेदार कुछ स्ट्रक्चर है, और उन दानों को हम क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल। अब वो टाइम नहीं है कि हम जो एनसीईआरटी में नहीं है उसके बारे में खोजबीन करें। ठीक है, जितना बता रखा है उतना ही पढ़ो।
ये ढूंढने मत निकल जाना क्या है निजल्स ग्रेन्यूल्स, क्यों है निजल ग्रेन्यूल्स, कहां से आई है निजल ग्रेन्यूल, नहीं भाई अब टाइम नहीं है। अब हम मेन फोकस रखेंगे जो एनसीईआरटी हमें कह रही है। एनसीईआरटी हमें कह रही है इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर दाने हैं और दानों का नाम है निजल्स ग्रेन्यूल। क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़े। शॉर्ट फाइबर्स which branch repeatedly and project out of the cell body contain nasal granules are called dendrites। अब dendrites क्या है? शॉर्ट ब्रांचेस हैं जिसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स भी हैं जो बाहर की तरफ सेल बॉडी से निकल रहे हैं, उनको हम सेल डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। यहां पे सिग्नल आए और वो किसको दे देगी? सेल बॉडी। किसको दे देगी? तो डेंड्राइट से सिग्नल कहां जाते हैं? सेल बॉडी में। कहां जाते हैं? सेल बॉडी में। एक्सोन की बात की गई है, ये एक लॉन्ग फाइबर है। क्या है ये? द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। इसने क्या बोल दिया? डिस्टल मतलब लास्ट। क्या है? एक होता है प्रोक्सिमल, एक होता है डिस्टल। पहले कौन सा एंड स्टार्ट हुआ? ये वाला। तो प्रोक्सिमल एंड किसके साथ कनेक्टेड है? सेल बॉडी के साथ। डिस्टल एंड किसके साथ कनेक्टेड है? इन ब्रांचेस के साथ, और जिनको हमने नर्व एंडिंग बोल दिया। क्या बोल दिया? कोई कंफ्यूजन? बढ़े आगे, चलिए। द एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर में? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। देखो भाई ये तुम्हारे बल्ब है जिसमें केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन। क्या एग्जांपल है? एसिटाइल कोलिन, राइट। इनको हम साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है कंटेनिंग केमिकल। सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसमें केमिकल्स भरे हुए हैं छोटी छोटी थैलियों के अंदर, और जो कि ट्रांसमिशन कराते हैं एक इंपल्स का। यानी कि एक न्यूरॉन से तो एंड हो गया ना, इसके आगे अब कहां ट्रेवल करेगी? दूसरे न्यूरॉन में। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब सिग्नल जाना होगा तो इन्हीं की वजह से जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ध्यान से समझेंगे क्या होता है? या तो न्यूरॉन न्यूरॉन के साथ जुड़ी होगी, या ये न्यूरॉन का जो एंड है वो मसल के साथ कोऑर्डिनेट होगा। मतलब टिश्यू है, ये मसल है, ठीक है, इस मसल को सिग्नल देना है तो यहां से ही जाएगा। देन कोई कंफ्यूजन? उसके बाद बेटा एक्सोन और डेंड्राइट कितने हैं उसके हिसाब से हमने न्यूरॉन का टाइप लिखा है। 3 तरह के हैं। मल्टीपोलर, जब एक एक्सोन हो और 2 से ज्यादा डेंड्राइट हो। ये किसका एग्जांपल है? मल्टीपोलर का। किसका है? कहां पाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता है नीट के अंदर। एक एक्सोन, वन एक्सोन, 2 और मोर डेंड्राइट्स। क्या रहेगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या रहेगा? जो आपका ब्रेन है उसके आउटर का पार्ट, बाहर का पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसके बाद 1 एक्सोन 1 डेंड्राइट, इसको बोलते हैं बाइपोलर। क्या बोलेंगे? बाई में मतलब 2 डेंड्राइट नहीं है, एक एक्सोन 1 डेंड्राइट। ये कहां मिलेगा आपको? रेटिना ऑफ आई, आपकी आइज के अंदर, आइज के रेटिना के अंदर। उसके बाद है यूनिपोलर, सेल बॉडी विद 1 एक्सोन ओनली, सिर्फ एक्सोन है, डेंड्राइट है ही नहीं। ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। किसमें होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद एक्सोन जो है या तो माइलिनेटेड हो सकते हैं या नॉन माइलिनेटेड हो सकते हैं। श्वान सेल्स जब एनक्लोज होते हैं माइलिन शीथ से, किससे होते हैं? तो उनको बोलते हैं माइलिनेटेड। क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड। लेकिन आपको एक्सोन मिल रहा है बिना माइलिन शीथ के, तो आप क्या बोलोगे? नॉन माइलिनेटेड। क्या बोलोगे? वही लिखा हुआ है। There are 2 types of axon, namely myelinated and non-myelinated. Myelinated nerve fibers are enveloped by the Schwann cells, जिसमें माइलिन शीथ भी है। बाद में गैप्स जो है बीच में, देखो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप्स हैं उसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। क्या बोलेंगे? रनवियर। अब नोड ऑफ रनवियर किसमें प्रेजेंट है? माइलिनेटेड में। क्या यहां प्रेजेंट होंगे? नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए आगे। The gaps between the 2 adjacent myelin sheaths are called as nodes of Ranvier। क्या बोलेंगे इसको? नेक्स्ट बेटा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां मिलेंगे? स्पाइनल कोड एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स यानी कि सीएनएस में। कहां मिल रहे हैं? क्रेनियल मतलब ब्रेन की बोली जा रही है, स्पाइनल तुम्हें पता ही है, तो सीएनएस वाले में स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स। लेकिन देखो श्वान सेल्स तो है लेकिन उसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है। क्या नहीं है? माइलिन शीथ नहीं है अराउंड द एक्सोन एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? आगे बढ़े। उसके बाद कंडक्शन कैसे होगा नर्व का?
इसको मैं समझा देती हूँ, अदरवाइज पैराग्राफ से समझ नहीं आएगा। ये एक्सोन है, क्या है, एक्सोन है। इसके अंदर रहता है पोटेशियम और बाहर रहता है सोडियम। एट रेस्ट, एक्सोन जब रेस्ट पे है, कोई इसको इंपल्स नहीं मिली है, तो ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है सोडियम आयंस के। किसके इम्परमिएबल है? एंड प्रोटीन्स के। ठीक है, 3 सोडियम बाहर है तो उसके बदले में 2 पोटेशियम ही अंदर है। दोनों पॉजिटिव हैं। क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर है कि अंदर ज्यादा? बाहर ज्यादा। ठीक है, तो एज कंपेयर टू अंदर, बाहर मोर पॉजिटिव है। तो बाहर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। अंदर चार्ज कौन सा? नेगेटिव। एज कंपेयर, है ना, एज कंपेयर। अंदर क्या हो गया? नेगेटिविटी होगी, क्योंकि कम पॉजिटिव, और कम पॉजिटिव मतलब नेगेटिविटी। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? एक तो सोडियम की वजह से, दूसरा पॉजिटिव प्रोटीन अंदर नहीं जा सकते। क्लियर? एट रेस्ट। ठीक है, अब कंडक्शन जब होगा तो इतना पार्ट यहां से सोडियम का अंदर चला गया, मान लो, मतलब सोडियम अंदर जाना शुरू हो गया, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, क्या बोलेंगे? तो यहां पे पॉजिटिव हो गया, यहां पे नेगेटिव, इंपल्स दौड़ेगी इधर, फिर ये पॉजिटिव यहां आ गया, ये नेगेटिव यहां दौड़ेगी, इस तरह से पूरी इंपल्स चलती जाती है। बाहर क्या होगा? जब भी अंदर आ गया तो बाहर का चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। यहां से यहां जाएगा, पॉजिटिव यहां चला गया तो यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां से यहां जाएगा। तो इस तरह से नर्व हमारी कंडक्ट होती है, जनरेट होती है। जनरेशन अलग है, कंडक्शन अलग है, ये भी याद रखना। जनरेशन अलग है, कंडक्शन अलग। जनरेशन होना मतलब अभी बनी है, कंडक्शन मतलब उसको आगे लेके गए हैं हम सेल बॉडी से, फिर हम एक्सॉन में लेके गए, एक्सॉन से हम नर्व एंडिंग में लेके गए। क्लियर? पढ़े इसको। न्यूरॉन्स और एक्साइटेबल सेल्स, इनको एक्साइट किया जा सकता है बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। कौन से स्टेट में है? पोलराइज्ड स्टेट में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अलग अलग तरह के न्यूरल मेम्ब्रेन पे आयन चैनल्स होते हैं। द आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। अलग अलग परमिएबिलिटी है, सबके लिए परमिएबल नहीं है वो। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, जब एक न्यूरॉन कोई भी इंपल्स नहीं कंडक्ट कर रही, यानी कि वो रेस्ट पे है। किस पे है बेटा? रेस्ट पे। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस, यानी कि सोडियम की कम परमिएबल है, ये ना इम्परमिएबल है। ठीक है, and nearly impermeable to sodium ions. ठीक है, similarly the membrane is impermeable to negatively charged proteins, है ना, negatively charged protein नहीं जा सकते। present in the exoplasm, exoplasm मतलब एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। Consequently, the exoplasm inside the exon contains high concentration of what? Potassium ions. Negatively charged proteins है अंदर ज्यादा। लो कंसेंट्रेशन ऑफ किसका? सोडियम का। समझ आ रही है बात? देखो, हाई कौन है? पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। पॉजिटिव प्रोटीन बाहर है सारे, तो अंदर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। बाहर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो ये होगी ना पोलराइज में। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना। कहीं ज्यादा पॉजिटिविटी है, कहीं ज्यादा नेगेटिविटी, तो पोलराइज्ड हो जाता है वो। क्या हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता है वो। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके बदले में फ्लूइड जो बाहर है, एक्सोन के जो बाहर का फ्लूइड है, उसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन किसका है? पोटेशियम का। हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है? सोडियम का। तो वहां पे ग्रेडियंट बन गया ना, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, these ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transportation of ions by the sodium potassium pump। क्या चल रहा है यहाँ पे? सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, तभी ये ग्रेडियंट बना हुआ, पोलराइज स्टेट बनी हुई है। किसने चलाया है? सोडियम पोटेशियम पंप ने। ठीक है जी। और कौन सी ट्रांसपोर्टेशन है? क्वेश्चन इससे आएगा। सोडियम पोटेशियम पंप कौन सी तरह की ट्रांसपोर्टेशन चलता है? एक्टिव की पैसिव? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। किससे चलेगा? लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से चलेगा। किससे चलेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज। बाहर की मेम्ब्रेन पे कौन सा चार्ज? अंदर की मेम्ब्रेन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ये दिया हुआ भाई, कंडक्शन मैंने तुम्हें बता दिया था, वही है। जैसे इनफ्लक्स यानी कि सोडियम अंदर जाना शुरू करेगा, उतना एरिया आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से चलता जाएगा। एक बार देखो इसको फटाफट से, जल्दी जल्दी।
चलो भी वापस आते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्ट पे जो मेम्ब्रेन है उसमें जो पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल। के अंदर है लो, ये पॉजिटिव चार्ज भी अंदर ट्रांसफर हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज अंदर इसलिए ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि इसमें इंपल्स आई है। इंपल्स के आने में क्या होगा, बाहर का पॉजिटिव अब अंदर जा सकता है, सोडियम जा सकता है। जैसे ही इंपल्स कंडक्ट हुई, सोडियम विल एंटर, सोडियम इनफ्लक्स होगा, जिससे पॉजिटिव अंदर आ गया उतने एरिया पे और बाहर नेगेटिव हो गया। नहीं, जो अंदर पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं वो मतलब उसकी भी अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती रहेगी आगे, कंडक्शन मतलब कंडक्शन ही होगी ना। मान लो ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां दौड़ेगा, चार्जेस कहां से कहां दौड़ते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये यहां से जहां जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, इस तरह से जाता जाएगा ना, और बाहर से इधर जाएगी। ठीक है, तो पिछला वो दोबारा से रीपोलराइज्ड, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। क्लियर? बढ़े आगे। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction on a along a axon। कैसे हो रहा है ये देखना चाहेंगे अब हम। जब भी एक स्टिमुलस आता है ना, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जब बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है सारा, तो वो पोलराइज्ड स्टेट में है। कौन सा स्टेट में है? पोलराइज्ड स्टेट में है। मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। जब भी स्टिमुलस आया उतनी मेम्ब्रेन का पार्ट सोडियम के लिए परमिएबल हो गया। अभी तक इम्परमिएबल था ना, अब वो क्या हो गया? परमिएबल हो गया। दिस लीड्स टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, रैपिडली अंदर जाने लगे, तेजी से अंदर जाने लगे, फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी रिवर्स होगी, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव हो गया, जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो गया। The outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner surface of the membrane becomes positively charged. The polarity of the membrane at the site A is thus reversed. Reversed होगी तो उतनी membrane की polarity को हम बोल देंगे depolarized। तो वो polarized state से stimulus के आने के बाद क्या होगी? Depolarized। क्या होगी? Depolarized। अब समझ आ रही है बात? The electrical potential difference across the plasma membrane at this site जहां पे depolarization हो चुकी है is called the action potential। उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? पहले कौन से पोटेंशियल में था जब पोलराइज्ड स्टेट में था? रेस्टिंग पोटेंशियल में। समझ आ रही है? बाहर सारे पॉजिटिव अंदर सारे नेगेटिव, तो कौन से स्टेट में था? रेस्टिंग में। अब किस में हो गया? एक्शन पोटेंशियल में। विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इंपल्स। क्या बोलेंगे? नर्व इंपल्स। एट साइट ए इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस। ठीक है, दोबारा से हो रहा है। देखो, एट साइट्स इमीडिएटली अहेड, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि वो चलना शुरू किया आगे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड देन फिर पॉजिटिव, है ना। ये मान लो ये इतना पार्ट है, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव हो जाएगा। जब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, पोलराइज्ड, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, डीपोलराइज्ड। एक्शन पोटेंशियल तो है, डीपोलराइज्ड। दोबारा से इसने अपनी पोलराइज्ड स्टेट गेन कर ली, रीपोलराइज्ड। क्या बोलेंगे? दोबारा से रेस्टिंग स्टेट पे आ गया। डन। बढ़े आगे। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए साइड, और अंदर की तरफ क्या आ जाएगा? ए टू बी जाएगा, फिर आगे से चलता जाएगा। इसको बोलते हैं कंडक्शन। जनरेशन हो गया, कंडक्शन हो गया इंपल्स का। जनरेट कहां हुई? ए साइड पे, फिर वो कंडक्ट होती जा रही है। डन। आगे बढ़े भाई। 10 द इंपल्स जनरेटेड एट साइट ए कहां पहुंच गई? बी पे। सीक्वेंस रिपीट होगी पूरे लेंथ ऑफ एक्सॉन में, लास्ट तक जाएगी। कंसिक्वेंटली द नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड। कंडक्ट हो गई ना, जनरेट होने के बाद क्या हो गई? वो कंडक्ट हो गए। उसके बाद है बेटा, द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। थोड़े टाइम के लिए हुआ था डीपोलराइज्ड स्टेट में, अदरवाइज दोबारा से किस में आ जाएगा? रीपोलराइज्ड में। बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी चलता है ये सिस्टम। क्लियर? अब मैंने तुम्हें खींच के रैप्टा मार दिया, एकदम से तुम्हारा एक्शन आएगा सेकंड्स में, है ना। तो तुम्हारे ब्रेन ने सोच भी लिया और उसका रिवर्स भी कर दिया तुमने। एकदम से आती है ना चीजें, सामने से मच्छर आए, रिफ्लेक्स एक्शन, आंखें बंद की, सोच के थोड़ेगी,
वो उसमें उतने में तुम्हारे ब्रेन ने इंटरप्रेट भी कर दिया, सिग्नल जा भी चुका है न्यूरॉन से न्यूरॉन में, पता नहीं कितने हजारों न्यूरॉन्स में दौड़ चुका है और फिर वो वापस आ गया। तो कितने नैनो सेकंड्स लगते होंगे इस काम में, सोच के देखो। तो बहुत जल्दी ये काम होता है, बहुत जल्दी, राइट। चलिए, इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमिएबिलिटी, दोबारा से जो होता है रिपोलराइजेशन स्टेट आ जाती है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना। सेकंड्स के भी फ्रैक्शंस हैं, टुकड़े हैं, भाग हैं। सोडियम डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन, बाहर फिर से वापस आ जाएगा, रिस्टोर करेगा रेस्टिंग पोटेंशियल of the membrane at the site of excitation and the nerve fibers becomes once more responsive to the further stimulation। भाई और कोई स्टिमुलेशन आना तो उसके लिए रेडी है वो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे बढ़े। बड़ा छोटा सा चैप्टर है ये और सही है, मतलब इसको जल्दी से पढ़ लोगे तुम, आज खत्म कर लोगे इसको। आई नहीं है, ईयर नहीं है, नहीं पढ़ना, ठीक है। तुम्हारी पुरानी बुक है ये, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। चलो पढ़े। ट्रांसमिशन ऑफ, पूरी बुक में, पूरे इसमें ना चैप्टर में एक ही बात बोली हुई है, एक बार समझ आ गया ना कोई दिक्कत नहीं है। इंपल्स पता लगे ना कैसे कंडक्ट होती है, उसके बाद नर्व एंडिंग पे पहुंचेगी। अब दो तरीके इसको दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने के, ध्यान से समझो। या तो एक न्यूरॉन उसके नर्व एंडिंग से अटैच हो, है ना, नर्व एंडिंग से या तो मसल में जाएगी या दूसरे न्यूरॉन में जाएगी, किसी में भी जाए केमिकल साइनेप्स। क्या होगा? क्योंकि जो आपकी ये एंडिंग है इसमें एसिटाइल कोलिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है, इधर देख लो भाई, ये दूसरे की मान लो डेंड्राइट होगी या मसल होगी, ये तो डेंड्राइट होगी या मसल होगी। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएंगे, इसके पास रिसेप्टर है, ये अंदर जाएंगे, तो जनरेशन दूसरे में चली जाएगी। इसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। क्या बोलेंगे? एक क्या होता है बेटा, ये एक्सॉन है, इस एक्सॉन से ही दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन जुड़ा हो। जैसे मैंने तुम्हें एक्सॉन में बताया ना, ऐसे जाएगी, बस ये रास्ता इधर आ जाएगा। वही जब अभी बताया ना नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ऐसे चली जाएगी। ये होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्टर है, केमिकल्स का कोई रोल नहीं है। केमिकल साइनेप्स स्लो है, इसमें गैप होगा और इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन केमिकल साइनेप्स ही ज्यादा दिखी जाती हैं, ये वाली साइनेप्स रेयर होती हैं। क्या होती हैं? कम पाई जाती है। क्लियर? पढ़े इसको आगे। A nerve impulse is transmitted from one neuron to other through junctions called as synapses। एक से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, तो एक्सॉन टू एक्सॉन चला जाए या फिर नर्व एंडिंग टू डेंड्राइट चला जाए, और लास्ट में एक न्यूरॉन को कहां पहुंचना होगा? एक मसल में। सेम पार्ट वो बताऊंगी कैसे होता है, यहां तक पढ़ ले पहले। वो तुमने पढ़ लिया लोकोमोशन में, वैसे मसल वाले पार्ट में, ठीक है। लोकोमोशन मूवमेंट में कैल्शियम आयंस रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आते थे, वो वाला वहां पढ़ लिया तुमने, यहाँ पे न्यूरॉन का ही पढ़ेंगे हम। क्लियर? चलिए। A synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron। ध्यान से समझो, ये, अरे ये तो मैंने क्या ही बना दिया, सुनो। ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन होगा, फिर डेंड्राइट जाएगा, ये डेंड्राइट का नर्व एंडिंग जाएगा, ये नर्व एंडिंग हो गया। दूसरे एक्सॉन का क्या होगा? डेंड्राइट होगा। तो ये जो पेयर है ना, ये साइनेप्स है, या फिर एक एक्सॉन से दूसरी एक्सॉन जुड़े हों तो साइनेप्स है। ये केमिकल साइनेप्स है, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। कैसे छुड़ेगी? लास्ट में नर्व एंडिंग और डेंड्राइट नहीं, वो जरूरी नहीं होता, ठीक है। क्लियर? चलिए। सो भाई, अ साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री साइनेप्टिक। अब प्री किसको बोलोगे? पहले वाले को। पोस्ट किसको बोलोगे? दूसरे वाले को। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या है? डेंड्राइट, सॉरी नर्व एंडिंग। पोस्ट में क्या है? डेंड्राइट। क्या है? डेंड्राइट। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? चलो, सो देखो इसको दोबारा से पढ़ेंगे। अ साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पहले वाली, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, बाद वाली, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड। दोनों हो सकता है सेपरेट ना हो किसी गैप से, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस, इलेक्ट्रिकल और एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स membranes of pre and post synaptic membranes are in very close proximity, बहुत पास हैं, ठीक है। Electrical current can flow directly from one neuron into other across these synapses। वैसे ही जाएगा जैसे एक्सॉन में जाता है, सेम तरीके से। Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to the impulse conduct along a single axon। जैसे एक्सॉन में जाएगा वैसे ही जाएगा सेम। Impulse transmission across an electrical synapse is very faster, बहुत ज्यादा तेजी से है ये। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस लेकिन बहुत कम पाई जाती है हमारे सिस्टम में, रेयर है ये। क्या है ये? रेयर है। वही पढ़ाया जो लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े। केमिकल साइनेप्स में क्या हुआ? द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय
फ्लूइड फिल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेटे कुछ इस तरह से, ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट है, यहाँ पे फ्लूइड है जिसमें एसिटाइल कोलिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएगा, डेंड्राइट पे होते हैं ट्रांसमीटर और वो अंदर चला जाएगा, इंपल्स कंडक्ट हो गई, सॉरी जनरेट हो गई, क्या होगी, कंडक्शन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। पढ़े? उसके बाद डू यू नो हाउ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट्स ऑन द इंपल्स, मैं बता चुकी हूं बेटा, केमिकल्स कोल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व रहते हैं इस ट्रांसमिशन में, एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स, क्या है उनके अंदर, जिनको हमने क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी एक इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है किसी एक्सॉन पे, एक्शन पोटेंशियल के बाद ही तो वो कंडक्ट हो रही है ना, ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसल्स, ये साइनेप्टिक वेसल्स जो है ये मूव करना स्टार्ट करते हैं, हलचल इनके अंदर होती है, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, दे डिफ्यूज विद द प्लाज्मा, बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे ताकि रिसेप्टर प्रेजेंट है उसमें चले जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट है रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए, पोस्ट साइनेप्टिक में क्या है, रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड हो जाएंगे, बाइंडिंग से क्या हुआ, चैनल्स जो है ओपन हो गए जिससे एंट्री हो गई इनकी और जनरेशन एक न्यू पोटेंशियल की स्टार्ट हो गई, जनरेशन के बाद क्या होगा, कंडक्शन, ठीक है जी, इस तरह से चलता रहता है। अब जो नया पोटेंशियल है इट कैन बी एक्साइटेटरी, इट कैन बी इनहिबिटरी, वो हो सकता है दूसरे से दूसरे न्यूरॉन पे चला जाए, हो सकता है वहीं पे इनहिबिशन हो जाए, रुक जाए वो, क्लियर। सो the new potential developed may be either excitatory or inhibitory। एक पार्ट इस चैप्टर का हो चुका है, दूसरा है हमारा ब्रेन, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है हमें, मोस्टली क्वेश्चन नीट के अंदर जो देखे जाते हैं वो फर्स्ट पार्ट से देखे जाते हैं, ठीक है। पंची का कुछ बोलना है, बढ़े आगे, चलिए CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The brain is the central information processing organ of our body and act as command and control system। क्या बोल सकते हैं इसको, command and control system। It controls the voluntary movements, ये हमारी voluntary movements को कंट्रोल करता है, ठीक है। Balance of the body, functions of the vital involuntary organs also, पूरी बॉडी से कंट्रोल है, तभी ब्रेन डेड पर्सन कुछ नहीं कर पाता। Then लंग्स, लीवर, किडनीज, थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कितनी भूख लगनी चाहिए, कितनी प्यास लगनी चाहिए। अब नीट का एग्जाम पास आएगा तो भूख लगनी बंद हो जाएगी या बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, कई लोग बहुत ज्यादा खाने शुरू कर देते हैं, कई लोग खाना बंद कर देते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, है ना। सर्काडियन यानी कि 24 जो आवर्स रिदम है आपकी बॉडी की वो खराब हो जाती है जब भी टेंशन होती है, क्लियर। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, ह्यूमन का बिहेवियर बदल जाएगा। अब तुम पढ़ रहे हो बड़े ध्यान से और एक मासी का बेटा, नानी का बेटा एग्जाम्स के बाद आ जाए तो कितना गुस्सा आएगा, बड़े वाला, है ना, गलत बात उसका फिर। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, देख भी पा रहे हैं हम क्योंकि ब्रेन की वजह से, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, सब कुछ कौन कर रहा है, ब्रेन, तुम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, स्कल से है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं, क्रेनिएटा, जिनके पास क्रेनियम होता है, एनिमल किंगडम, क्लियर। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय मेनिंजेस, कवरिंग होती है क्रेनियल मेनिंजेस, तो मतलब ऊपर स्कल, फिर 3 मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन मेनिंजेस के, कौन कौन सी, सबसे बाहर ड्यूरामेटर, क्या है, मिडिल अरेकिनॉइड, क्या है, सबसे अंदर वाली कौन सी है, पियामेटर, कौन सी है, पियामेटर, जो ब्रेन के सबसे ज्यादा कांटेक्ट में है। ड्यूरामेटर सबसे बाहर, अरेकिनॉइड, पियामेटर, तो कैसे याद रखेंगे इसको, पिया सबसे पास होते हैं तो पियामेटर ब्रेन के सबसे पास है, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। सबसे मेजर पार्ट किसका है, फोर ब्रेन का। ये तुम्हारा डायग्राम है, ये जो ग्रूव्स हैं, उठा हुआ पार्ट है सल्कस एंड गायराई, क्या बोल देते हैं, सल्कस एंड गायराई। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है आपका, मतलब 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो सकता है, तुमने देखा भी है ब्रेन को, है ना, क्लियर। उसके बाद सेरिब्रम, ये वाला हिस्सा सारा क्या है, फोर ब्रेन का सेरिब्रम, ये वाला हिस्सा क्या है, सेरिब्रम, नीचे ये वाला पार्ट थैलेमस, एंड देन उसके पीछे हाइपोथैलेमस। उसके बाद आपका हाइंड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, क्या जाएगा, गोभी के जैसा जो पीछे रखा हुआ है, सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा छोटा सा दिमाग आपका, मिड ब्रेन, क्या है,
मिड ब्रेन। थैलेमस, ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, इसके बीच में क्या है? मिड ब्रेन, तब इसको मिड ब्रेन बोला गया। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली, दो हाउस में कट जाता है ये। टर्म्ड एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो भाग में बट जाएगा। हेमिस्फीयर्स के बीच में से एक नर्व फाइबर की ट्रैक चलती है, पूरा गुच्छा चलता है नर्व्स का जो कनेक्ट करता है पूरे ब्रेन को, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलोगे? ये नर्व फाइबर का ट्रैक्ट है, राइट? द लेयर ऑफ विच सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बीच के हिस्से को मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। एंड इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड्स, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? ग्रेइश। कैसा होता है? ग्रेइश। द न्यूरॉन cell bodies are concentrated here giving the color. The cerebral cortex contain motor area, कौन कौन से एरिया है यहाँ पे? मोटर एरिया, लोकोमोशन, ठीक है, सेंसरी, सेंस ऑर्गन्स, और लार्ज रीजन, बहुत सारे रीजन एसोसिएट है यहाँ पे, और यहाँ पे एसोसिएशन एरियाज भी हैं जो बहुत सारी चीजों को जोड़ के रखते हैं। क्लियर? रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, बातचीत कर पा रही हो, सारा कहाँ पे? फोर ब्रेन के अंदर। डन। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड बाय माइलिन शीथ। ध्यान से समझेंगे, कॉर्टेक्स जो है उसमें माइलिन शीथ है, इनकी माइलिनेटेड न्यूरॉन है। कैसे हैं? इसीलिए इसका कलर कैसा है? ग्रे। कैसा है? बीच वाला पार्ट व्हाइट होता है क्योंकि उसमें अनमाइलिनेटेड है, माइलिन शीथ नहीं है। क्या नहीं है? तो वो कैसा कलर दे रही है? व्हाइट कलर। याद रहेगा। दे गिव एन ओपेक, देखो नीचे का जो हिस्सा है, नर्व फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर, इसको सही से कर लो, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ व्हिच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द, है ना? देखो बाहर की तरफ क्या है? नॉन माइलिनेटेड। कलर कैसा है आपका? ग्रे। बीच के पार्ट जो क्या है? व्हाइट। और कौन से न्यूरॉन है इसमें? माइलिनेटेड। कौन से है? बाहर नॉन माइलिनेटेड, ग्रे कलर। कौन से? नॉन माइलिनेटेड, ग्रे कलर। और अंदर माइलिन। माइलिन का कलर याद रखो व्हाइट। माइलिन है तो व्हाइट और सेंटर में, माइलिन है तो व्हाइट सेंटर में। को आज तक कंफ्यूजन हो जाती है, अभी इससे पहले उल्टा बोल रहे थे हम, ठीक है? तो माइलिन है तो व्हाइट, और कहां होगा? सेंटर में। क्लियर? कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, इसमें हो जाती है बहुत बार। चलिए आगे बढ़े। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड गिविंग राइज द कलर। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, ये बढ़ा दिया सारा, एसोसिएशन एरियाज है यहाँ पे, ठीक है जी। दे गिव एन ओपेक कलर, मतलब बीच वाले हिस्से की बात हो रही है तो व्हाइट है, वो क्या है? व्हाइट रीजन है वो। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर थैलेमस, बीच में क्या आ गया? थैलेमस, विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। किसके लिए सेंटर है वो? सेंसरी और मोटर के लिए। कोऑर्डिनेशन सेंसरी और मोटर एरिया की कौन कर रहा है? थैलेमस। कौन कर रहा है? थैलेमस। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, ये बेस पे होता है। हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, urge of eating, drinking. It also contains several groups of neurosecretory cells जो कि हार्मोन इंड्यूस करते हैं। ये आप केमिकल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ लो। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जिनका नाम है न्यूक्लियाइन। क्या नाम है? न्यूक्लियाइन, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। हम बोलते हैं पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड, लेकिन उसके फंक्शन को भी कौन कंट्रोल करके बैठा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। इसकी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं, ग्लैंड की तरह काम करता है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, ठीक है। विच सिक्रेट्स हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, और हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रेट करेगा उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। क्लियर? इनर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लिम्बिक लॉब, और लिम्बिक सिस्टम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो अंदर की तरफ बहुत अच्छे से आप सेक्शन कट करोगे ब्रेन का तब दिखाई देंगे। तो बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ना नहीं है, उनको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसमें याद क्या करना है आपने? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, बहुत सारे इस तरह के रीजन हैं। समझ आ रही बात? डीप स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। उनमें से एक या दो हैं एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में? और सारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, गुस्सा है, रेज है, फियर है, डर है, मोटिवेशन है, ये सब कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम में दो चीजें आपने पढ़ी, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। क्लियर?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है मिड ब्रेन, बस खत्म हो गया ये चैप्टर। मिड ब्रेन क्या है? ये लोकेट करता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में क्या था? मिड ब्रेन था। और फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द मिड हाइंड ब्रेन, मतलब क्या बोले? हाइंड ब्रेन लोकेट करता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द मिड हाइंड ब्रेन। पोन्स और ऊपर क्या है? थैलेमस हाइपोथैलेमस, उनके बीच में है। क्लियर? कैनाल, उसके नीचे एक सेरिब्रल एक्विडक्ट ऐसे पास हो रही है जो स्पाइनल कोड तक जाती है। क्लियर? मिड ब्रेन तक जाती है। The dorsal portion of the midbrain consists of 4 round swelling, पीछे 4 ऐसे गोलियां सी होती हैं, स्वेलिंग होती है, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? तो मिड ब्रेन के पीछे 4 स्वेलिंग्स होती हैं, 4 ऐसे लोब्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, नहीं याद करना। याद रखना है मिड ब्रेन थैलेमस हाइपोथैलेमस और हमारे पोन्स के बीच में है। ठीक है? एक सेरिब्रल एक्विडक्ट पास होती है। ठीक है? तो ऐसे ही करते हैं। सेरिब्रम तो ऊपर पढ़ लिया हमने। सेरिब्रम की तो फोर ब्रेन में था ना, हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर में कन्वर्ट हो रहा था। सेरिबेलम पीछे है। ठीक है? वो हमारा हाइंड ब्रेन में आएगा। किसमें आएगा? हाइंड ब्रेन में। उसके बाद है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। पोन्स मेड्यूला तो हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा होगा। ठीक है? रिदम सेंटर पढ़ा था ना। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पोन्स क्या करती है? बहुत सारे फाइबर्स वहां पे जाते हैं जो पूरे ब्रेन को कनेक्ट करे हुए हैं। ठीक है? सेरिबेलम कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन वहां पे अटैच हो सके, तो ये सरफेस प्रोवाइड करती है ताकि न्यूरॉन्स आके अटैच हो सके। क्लियर? लिखा भी हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन यहाँ पे आके अटैच हो सके। डन? मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला किससे कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, हार्ट, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, स्टमक। ठीक है? 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। कौन कौन? एक तो आपका मिड ब्रेन, ये वाला। ठीक है? पोन्स एंड मेडुला, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की स्टेम है जो किसने बनाई है? 3 रीजन ने, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, और ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हुई जाती है। ठीक है जी? कोई कंफ्यूजन? यहीं पे तुम्हारा चैप्टर होता है डन। इसको अच्छे से करो, क्वेश्चंस इसके लगा के देखो क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती है और बताओ मुझे। क्लियर?